रीजन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन ये बुक आपने देखी होगी व्यापारियों के पास, इस टाइप की किताब आपने देखी होगी व्यापारियों के पास। एंड ये किताब होती है जो दुकानदार या कोई छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, वो अकाउंटेंट, मतलब अगर कॉर्पोरेट पे जाएंगे तो कॉर्पोरेट लेवल पे जाएंगे, अकाउंटेंट यूज करते हैं। एंड हो सकता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता होगा, एक्सेल का यूज किया जाता होगा, सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका पर्पस एक होता है, और वो होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को रजिस्टर्ड किया जाए, उस लेन देन को रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक बुक के अंदर रखा जाए। तो ये बही खाता जो है, इस बही खाते में एक कमी थी, अभी तक की बात करें, सदियों से बिजनेस चलता आया है और सदियों से रिकॉर्ड कीपिंग हुई है, लेकिन उसमें एक कमी थी कि ये बही खाता सेंट्रलाइज था। ये बही खाता कैन ओनली बी एक्सेस बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। अगर अकाउंटेंट है तो वो सबको खाता दिखाएगा नहीं, वो केवल और केवल उसको दिखाएगा जिसके पास उसका एक्सेस होगा। यानी मे बी वो मालिक को दिखा दे, लेकिन वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। अब यहां पर क्या होता है, सिक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। नॉट एवरीबडी कैन अप्रोच, नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू दैट खाता। लेकिन एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी, बाय द वे बारिश हो जाए, बाय द वे कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाए, आग लग जाए, बाय द वे कुछ ऐसा हो जाए कि एक आदमी इस किताब को खो दे, तो जो रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, वो रिकॉर्ड्स को ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। अगर एक रिकॉर्ड अगर खो गया, एक ये बही खाता अगर खो गया, तो इस डेटा को रिकवर करना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता था। एंड ऐसा केवल इस किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड्स रखता हूं और मेरी हार्ड डिस्क जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, किसी कारण से करप्ट हो जाती है, तो क्या होगा, उसको रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड हो सकता है वो रिकवर भी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बड़ा फियर फैक्टर रहता है कि अगर हम उसका कॉपी करके ना रखें तो दिक्कत होती है। तो अब बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, उसकी कॉपी, उसका बैकअप रखते हैं, बैकअप रखते हैं। लेकिन अगर वो बैकअप भी कुछ ऐसा हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटीज होती है, वहां पर डेटा का मैनिपुलेट होने का, अपनी पावर को मिसयूज करने का, डाटा को खोने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वही सॉल्यूशन है जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, ऑनरशिप अथॉरिटी एक नहीं होती है, आपका डेटा मल्टीपल नोड्स पे स्टोर होता है। एंड ये मल्टीपल नोड्स, इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई टेक्निकल एरर आता है, किसी टाइप का कोई गड़बड़ होता है, तो ये डाटा की रिकवरी बहुत आसानी से की जा सकती है। एंड इस वजह से ब्लॉकचेन जो है एक ऐसा बही खाता है, एक ऐसा ऑनलाइन लेजर है विच कैन बी एक्सेस बाय एनीवन अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति इसको इसको एक्सेस कर सकता है। एंड दिस इज द टेक्नोलॉजी जो मोस्ट डिमांडिंग एंड सॉट आफ्टर टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से, अगर मैं आज बात करूं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का भरमार है। आप चाहें तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अब मैं यहां पर बात करूं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, और यहाँ पे मैं मेष की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरीके से टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज कर रहे हैं, इवन टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, इन दैट केस आल्सो, अगर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उस केस में भी अगर हम देखें, एक सज्जन है जो बार बार मैसेज डाल रहे हैं, इनको ब्लॉक करिए सर, तिवारी जी इनको ब्लॉक कीजिए। ओके सर, नेक्स्ट टाइम आते हैं तो कर देता हूँ। हाँ, इनको ब्लॉक कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न केवल सेल्फ सेंट्रिक होते हैं और ये जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखते हैं, उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप देखेंगे इमेज, अगर मैं इसको और क्लियरली आपको दिखाऊं,
ये देखिए, इवन आप टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हैं और आपका जो है ये क्लाइंट सर्वर होता है, एक मेन सिस्टम है जिसके पास बाकी लोग कनेक्टेड हैं। हो सकता है डेटा को ये भी यूज कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ये कंप्यूटर आपका और ये मेरा है, मेरे पास उसकी अथॉरिटी है। आपको जब भी डेटा चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे ये हजारों कंप्यूटर जो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, डेटा यहाँ स्टोर्ड है, एनीबडी कैन एक्सेस। सेंट्रलाइज में भी एनीबडी कैन एक्सेस। लेकिन अगर ये खराब हो गया बीच वाला सिस्टम, तो ये सारा के सारा डेटा लॉस कर जाएगा। नाउ दे कैन नॉट एक्सेस। द सेम तरीके से अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। एवरी इंडिविजुअल्स डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एंड इसके कनेक्शन के साथ साथ ये मतलब अगर डेटा यहाँ पर है तो कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है और हर एक नोड जो है डेटा को होल्ड करती है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये जो बही खाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसको मैं यूज करता हूं। लेकिन अब ये इसके यूज के साथ साथ मेरे पास कुछ ऐसी कोई मंत्र आ गया, मेरे पास कुछ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ ऐसी खासियत आ गई, कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि जब भी मैं एक बही खाते पे लिख रहा हूं तो मेरे सर्कल के मेरे बॉस जो है, मेरा जो को अकाउंटेंट हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके पास भी सेम, मतलब वो नहीं लिख रहे हैं लेकिन द मोमेंट मैं कुछ लिख रहा हूं वो सबके पास चला जाए और सबके पास एक इसी टाइप का खाता बन जाए। अब इन दैट केस अगर मुझे कुछ हो जाता है या इस डेटा को कहीं मतलब इसका ये मिस हो जाता है, उसमें भी रिकवरी पॉसिबल है। उसमें भी रिकवरी पॉसिबल है। आपने देखा होगा बहुत पुरानी मूवीज के अंदर, पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे तो नया साथी हैं यहाँ पर बैठे हुए जो, लेकिन बहुत पुराने लोग भी होंगे कि पुरानी फिल्मों में एक जो गांव का जो मेन सौकार आदमी है वो उसके ये खातों को लेकर वो जब किसी को उधार देता है तो उसमें लिख लेता है और देन वो क्या करता है, वो उस मतलब उस अपना डिक्टेटरशिप चलाता है। एंड फाइनली जो हीरो है वो बागी बन जाता है, वो डाकू बन जाता है। एंड उसका एक मकसद होता है इस खाते को जला देना। एंड द मोमेंट उसका खाता जलता है वो बोलता है मैं बर्बाद हो गया। आपने देखी होंगी इस टाइप की मूवीज। तो ये एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज्ड का। इस चीज का सोल्यूशन आज की डेट में डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में अगर एक नोड्स पे भी वो डेटा सुरक्षित है, मान लीजिए आज 40 लाख लोग मीथर की कम्युनिटी का हिस्सा है एंड 40 लाख लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए उस नोड्स को यूज करते हैं, उस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। तो किसी एक के पास भी अगर वो डेटा, अगर सारा का सारा डेटा को क्रैश कर दिया, किसी टाइप के सिस्टम क्रैश हो गया, तो उस डेटा को वहां से रिकवर किया जा सकता है अगर एक नोड्स के पास भी वो डेटा। एंड जब तक इंटरनेट पॉसिबली धरती पे है तब तक ब्लॉकचेन में रखा हुआ डेटा सुरक्षित है और रिकवर किया जा सकता है। तो दिस इज सच अ बिग मजबूत टेक्नोलॉजी। एंड इस वजह से आज की डेट में जो आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है ब्लॉकचेन वेब 2.1 को लेकर, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे आज आप नॉर्मली अगर आप देखें, गूगल करके आप देखेंगे तो 85% पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन का 85% का जो डेटा है वो गूगल के पास है। आज हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, आज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका डोमिनेंस है पूरी दुनिया के ऊपर एंड दे कैन मैनिपुलेट। अगर पूरा डेटा एक ही कंपनी के पास है तो वो उस डेटा को अपने फेवर में यूज कर सकती है। एंड दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको आना ही पड़ेगा सो दैट इस ऑनरशिप को स्कैटर किया जा सके। स्कैटर मतलब इस ऑनरशिप को बांटा जा सके। तो आपने अगर देखना है तो आप इस ऑनरशिप को, जो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, उस प्लेटफॉर्म पे उसका यूटिलाइजेशन जितना है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जिस एप्लीकेशन को काम कर रहा है, उस पर उसका ऑनरशिप होगा। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक अहम टेक्नोलॉजी के तौर पे आने वाले टाइम में वेब 3.0 का एस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। एंड वेब 3.0 की जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी ब्लॉकचेन पे बनने वाली हैं। एंड उसका एक मेजर कोर एडवांटेज जो है वो ये है
कि यहाँ पर ऑनरशिप होगी। आप कंज्यूमर के तौर पे भी होंगे, आप क्रिएटर के तौर पे भी होंगे। एंड जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आज ब्लॉकचेन, आज अगर हम फेसबुक की बात करें, आज हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें, यूट्यूब की बात करें, आपने एक चैनल बनाया और उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर आपके हैं, हो सकता है किसी अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में ब्लॉकचेन यूट्यूब उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके चैनल को वहां से डिलीट कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आपके फेसबुक अकाउंट को हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज फेसबुक के पास ये राइट है, बिकॉज फेसबुक के पास ये अथॉरिटी है। लेकिन सेम फेसबुक जब मेटा के तौर पे ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा, तो वहां पर आपका डेटा आपका होगा और उस पर फेसबुक की कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि उसको अल्टर कर सके या उसमें कोई तब्दीली कर सके। तो ये बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम की। नाउ अब बात आती है ब्लॉकचेन कितने टाइप की होती है। तो ब्लॉकचेन मेजरली 4 टाइप की होती है दोस्त। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ब्लॉकचेन एक मैकेनिज्म है। उसका ब्लॉकचेन तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आप देखें, लेकिन उसका इंटरनल मैकेनिज्म ये है कि वो हर एक पॉइंट पे, हर एक ड्यूरेशन के बाद एक ब्लॉक क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाता हूं जस्ट एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपको इससे आइडिया लगेगा कि मान लीजिए ये ब्लॉकचेन है, ये हमारा एक्सप्लोरर है, M20 का एक्सप्लोरर, M20 ब्लॉकचेन, M20chain.com, ये हमारा एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर आप देखिए वेदर ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो ना हो, लेकिन एवरेज ब्लॉक जो है 1 सेकंड में यहाँ पर क्रिएट होता है। एवरेज ब्लॉक टाइम इज 1 सेकंड। 1 सेकंड में ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। ये आप देखिए, ये वाला ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये उसका हैश है। इस टाइप से ये ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं और ये हर एक सेकंड के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन देखिए, ट्रांजेक्शन तो 8 मिनट पहले हुई थी, 8 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुई थी, 9 मिनट पहले ट्रांजेक्शन हुई थी। कितने ट्रांजेक्शन है? 89 एम कॉइन की ट्रांजेक्शन हुई थी। इस एड्रेस से इस एड्रेस पे गए थे। जो हम बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन सोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उससे पहले को ट्रांजेक्शन हुई थी, 9 मिनट पहले ये ट्रांजेक्शन हुई थी, उससे पहले 1 घंटे पहले ये ट्रांजेक्शन हुई, इस बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, उससे पहले फिर 1 घंटे पहले ट्रांजेक्शन हुई थी, उससे पहले 2 घंटे पहले ट्रांजेक्शन हुई थी। लेकिन ये ब्लॉक हर एक सेकंड में बन रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर वो ब्लॉक बनेगा, जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो ब्लॉक बनेगा, उस टाइम पर जो ट्रांजेक्शन होगी वो उस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द ब्लॉक खाली रहेंगे, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक खाली रहेंगे। लेकिन जब कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए एक ही सेकंड के अंदर, उस सेकंड के अंदर 10 ट्रांजेक्शन हो रही है, तो पॉसिबली 10 ट्रांजेक्शन एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर होंगी। तो इस तरीके से ये ओपन सोर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक ब्लॉक को आप इसी टाइप से, हर एक ब्लॉकचेन के चीजों को आप ऐसे देख सकते हैं। नाउ तो किस टाइप की ब्लॉकचेन होती है? पहली ब्लॉकचेन होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरी ब्लॉकचेन होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरी ब्लॉकचेन होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, एंड चौथी ब्लॉकचेन होती है कंस्टोरियम ब्लॉकचेन, कंस्टोरियम ब्लॉकचेन। नाउ इधर आप देखेंगे जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जैसे कि नेम से पता चलता है, दिस इज लाइक ओपन डोमेन, एनीबडी कैन एक्सेस एनी डेटा। किसी भी डेटा को देखने के लिए यहां पर किसी टाइप की पाबंदी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस ब्लॉकचेन पे जाकर एंड उसको वहां पर देख सकता है। जैसे आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। कुछ एरिया ऐसा होता है जो पब्लिकली, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक पोर्शन ऐसा है जहां पर आप metherworld.com खोलेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी के बारे में, अबाउट अस, ये अलाना फलाना, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। एंड नाउ अगर आपको उसके अंदर जाना है, आपको रैंक एंड रिवॉर्ड्स देखने हैं, आपको द पे आउट जनरेशन देखनी है, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। उसके लिए आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके लिए आपको मिथेरियन होना चाहिए। तो सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन्स होती हैं जिसपे ओपनली एनीबडी कैन एक्सेस इट, पब्लिक डोमेन का ब्लॉकचेन है। दूसरी ब्लॉकचेन्स होती हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन ऐसी हो सकती हैं कि आने वाले टाइम में एक कॉर्पोरेट है, उसके पास वो अपना ब्लॉकचेन बनाता है, लेकिन वो सैमसंग का ब्लॉकचेन है, मतलब सैमसंग वाला अपना ब्लॉकचेन बनाता है कि हमें दूसरे पे रिलाई नहीं करना, दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन हमारे एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हम लोग
ये आम आदमी उसको नहीं एक्सेस कर सकता है, जिसके पास वो कोड होगा वही उसको एक्सेस कर पाएगा। तो जैसे अभी हम पीछे एक इवेंट हुआ था सिंगापुर के अंदर, उसमें गए थे, तो वहां पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज थी, वो खुद का ब्लॉकचेन लेके आई थी, और वो वहां पर किसी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनका जो ब्लॉकचेन था वो अपने पर्सनलाइज प्राइवेट ब्लॉकचेन बना रहे थे। तो ब्लॉकचेन मतलब जो पब्लिकली काम करेगा, जिसको एनीबडी कैन एक्सेस, वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। एंड जो रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉकचेन है, जो केवल एक कॉर्पोरेट या एक संस्था, एक एनजीओ, एक गवर्नमेंट का ब्लॉकचेन हो सकता है, बैंकिंग का ब्लॉकचेन हो सकता है, वो अपना किसी एक पर्टिकुलर बैंक का ब्लॉकचेन जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है कि जिसका एक पोर्शन जो है वो अथॉरिटीज के पास है, एक पोर्शन जो है प्राइवेट है, और एक पोर्शन जो है वो पब्लिक है। ऐसा हो सकता है कि मैंने ब्लॉकचेन, मेरा ब्लॉकचेन है, एंड मैं आपको कुछ राइट दे देता हूं, मैं कुछ तो राइट आम आदमी को दे देता हूं कि भाई आप जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं। दूसरी कुछ खास राइट मैं देता हूं कुछ लोगों को। तो वहां पर क्या होता है, वो दोनों चीजें, दोनों एट्रीब्यूट्स उसके अंदर है, दोनों क्वालिटीज उसके अंदर है। एंड क्वालिटीज क्या है कि वो पब्लिक ब्लॉकचेन भी है एंड वो समवट प्राइवेट ब्लॉकचेन भी है, एक पोर्शन पे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन के तौर पे भी काम करता है। अगला जो ब्लॉकचेन है वो होता है कंस्टोरियम ब्लॉकचेन। एक ऐसा ब्लॉकचेन, कंस्टोरियम ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे आपने अभी हाल में एग्जांपल सुना होगा कि भारत के 15 बैंक, भारत के 15 बैंक मिलकर एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं, मतलब दे आर, वो सारा कोलैबोरेशन एक एक उस पे आ जाएगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिएगा, मैंने यहाँ पे सर गूगल पे आपको दिखाने में मैं आपको दिखा पाऊँ शायद। तो ये 15 बैंक मिलकर एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं और उसका नाम है IBDIC। यानी ये क्या है, ये है इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, IBDIC। ये कंस्टोरियम ब्लॉकचेन होगा। कंस्टोरियम ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि इसमें IDBI, ICICI और जितने बैंक हैं वो सब मिलकर इस ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ब्लॉकचेन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ब्लॉकचेन ना होकर, जहां पर अलग अलग ग्रुप अपने एरिया के हिसाब से, अपने राइट के हिसाब से उसको यूज करें, तो दैट इज द ब्लॉकचेन जो कंस्टोरियम ब्लॉकचेन कहलाती है। तो इस टाइप से अलग अलग काइंड ऑफ ब्लॉकचेन हमारे पास है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ब्लॉकचेन हमारे पास हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इफ यस तो प्लीज रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं इतना आपको समझ में आया। देखिए, ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में केवल बैंकिंग में नहीं, हर जगह यूज होने वाली है। चलो शुक्र है 50 लोगों को समझ में आया, 52-53 लोगों को समझ में आया। तो हर एक व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि आज की डेट में इवन आप आपकी जमीन का रजिस्ट्री कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। आप मेडिकल का आपका कोई रिकॉर्ड है, दैट इज आल्सो अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो डाटा कीपिंग में कहीं यूज हो रहा है। आपका स्कूल एकेडमिक का आपका रिकॉर्ड है, दैट इज आल्सो अ ट्रांजेक्शन। जिस दिन आपने पास हुए उस दिन CBSE के अंदर आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया, जिस दिन आपने कोई एग्जाम पास किया उस दिन वो नाम रजिस्टर्ड हो गया आपके उस पर्टिकुलर संस्था के अंदर। जिस दिन आपने ज्वाइन किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा कीप करती हैं कि भाई ये फला फला व्यक्ति हमारे यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर डेट से उसने ज्वाइन किया। ये सारी चीजें आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन पे जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? बिकॉज एक ब्लॉकचेन के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहली बात, वो एक ऑनलाइन लेजर है, इंटरनेट के ऊपर है, वही खाता है। दूसरा, वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई एक मालिक नहीं होगा, ओपन सोर्स है, देखा जा सकता है। अब उसमें कितना देखा जा सकता है तो डिपेंड करता है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, वो हाइब्रिड है या कंस्टोरियम है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको आप देख सकते हैं। एंड चौथा जो पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हर एक सेकंड में एक ब्लॉक को बना रहा है, एंड उस ब्लॉक को हैक करना, उस ब्लॉक में कोई अल्टरेशन करना, उस ब्लॉक में कोई मैनिपुलेशन करना, उस ब्लॉक में कोई तब्दीली करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको दिखाया कि एक सेकंड के अंदर मीथर का
एक ब्लॉक क्रिएट होगा, जब एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, अब उस ब्लॉक के अंदर ये वाला, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक क्रिएट हुआ और यहां पर एक ट्रांजेक्शन हुई, किसी ने मुझे 1000 कॉइन्स ट्रांसफर मारे, अब ये 1000 कॉइन मेरे इस ब्लॉक के अंदर आ गए, लेकिन एक हैकर है जो टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि ये 1000 एम कॉइन को मुझे यहां से निकालना है, उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर उसको इस ब्लॉक को तोड़ के, इसको हैक करके इससे उन डिजिट्स को निकालना पड़ेगा, या मतलब इसको एंटर करना पड़ेगा इसके अंदर। अगर वो एक सेकेंड में पॉसिबली कर सकता है ये, तो ये शायद हो सके, लेकिन अगला एक सेकेंड अगर वो लेट होता है, एक सेकेंड कितना टाइम होता है, एक सेकेंड बहुत ही छोटा सा टाइम है, अगला एक सेकेंड में अगला ब्लॉक बन जाएगा। जब अगला ब्लॉक बन जाएगा और अभी वो उसका कन्विक्शन ये है कि मुझे ये निकालना है, मुझे इसमें मैनिपुलेशन करनी है, तो उसको अगले एक सेकंड के अंदर 2 ब्लॉक्स को तोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब 2 ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा। आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं कर पाया तो अगले एक सेकंड में उसको 3 ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे, अगले एक सेकंड में उसको 4 ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे, अगले एक सेकंड में, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन उसके लिए बढ़ता चला जाएगा। और अगर वो 1 मिनट तक ऐसा नहीं कर पाया, हैकिंग नहीं कर पाया, उसमें मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, 1 सेकंड तक अगर नहीं कर पाया, तो सॉरी 1 मिनट तक नहीं कर पाया, तो 1 मिनट के अंदर एज पर 1 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, तो 60 सेकंड के अंदर 60 ब्लॉक बन चुके होंगे, एंड वो 60 ब्लॉक्स को उसको 1 सेकंड में हैक करना पड़ेगा, तब पॉसिबल हो पाएगा वहां तक जाना। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल, एंड इसीलिए अगर ये हैकेबल होता तो आज बिटकॉइन को हैक करके हैकर्स पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखेंगे, आपने एक न्यूज सुनी होगी और कई बार आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट्स हैं वहां पर जो हैकर्स हैं उनकी भी एक अलग दुनिया है। उन हैकर्स ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया और उनसे बिटकॉइन की डिमांड की, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक कर दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली जो एम्स का इंस्टीट्यूट है उसके डेटा को हैक कर दिया, लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड बिटकॉइन को हैक नहीं कर पाए। एंड जो उन्होंने रैंसम का पैसा मांगा, जो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वसूली मांगी, जो पैसा उन्होंने डिमांड किया वो उन्होंने बिटकॉइन में डिमांड किया। क्यों? अगर वो इतने एक्सपर्ट थे तो वो बिटकॉइन वहां से भी निकाल सकते, बिटकॉइन भी तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ब्लॉकचेन को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है माय डियर। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा डिमांड है, बिकॉज आज की डेट में सबसे ज्यादा चैलेंज ये है कि हमारा पूरा पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, एंड उस ऑनलाइन डेटा से हम बच नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते सर हम तो बही खाता रखेंगे अपने घर के अंदर, लॉकर के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना ही करना है। एंड जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जब आप अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अगर आप इंटरनेट पे लेके जाते हैं तो वहां पर उस पर अटैक के चांसेस हैं, अगर वो हैक हुआ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन जहां पर ये काम होने वाला है, जहां पर मोस्ट सिक्योर चीजें रहेंगी। नाउ अब जब ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन को जब एग्जिस्टेंस में ब्लॉकचेन आया 2008 के अराउंड, सतोशी नाकामोटो जो इन्होंने बिटकॉइन को इजाद किया ऐसा कहा जाता है, तो ब्लॉकचेन आम आदमी तक आई। अब उन्होंने जब ब्लॉकचेन को शुरू किया तो, या सॉरी उन्होंने जब बिटकॉइन को शुरू किया तो बिटकॉइन को उन्होंने करेंसी के तौर पे लिया। उन्होंने बोला एक सब्स्टिट्यूशनल यानी एक वैकल्पिक करेंसी है, वर्चुअल वैकल्पिक करेंसी, एक आभासीय वैकल्पिक करेंसी, वर्चुअल सब्स्टिट्यूशनल करेंसी। नाउ बिटकॉइन को बिटकॉइन को मतलब क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दिया गया। तो जो ब्लॉक बनाया गया उसमें उन्होंने बोला कि हम बैंकिंग के अपोजिशन में, बैंकिंग के खिलाफ एक नई करेंसी को लेके आ रहे हैं, यानी करेंसी पे किसी का राज नहीं होगा, इस करेंसी को आम आदमी यूज कर पाएगा। एंड ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए बैंक भी है, उसमें उसमें जो डोमिनेंस होता है वो गवर्नमेंट्स का होता है, हर गवर्नमेंट्स के ऊपर जो शक्तिशाली लोग होते हैं वही उसको उस पर राज करते हैं। तो वहां पर एक रिवेंज वाली फीलिंग थी कि जब बिटकॉइन को लाया गया तो ट्रांजेक्शन बहुत इजी था,
ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट था, लेकिन बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। बोलते P2P है, यानी मेरे को पैसा देना है तो मेरे को बिना बैंक के वो पैसा आप तक पहुंच सकता है, मतलब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लॉकचेन पे ट्रैवल करते हुए। नाउ आप लोग सभी लोग बैंकिंग यूज करते हैं, और बैंकिंग में जब आप किसी को चेक देते हैं या जब किसी को यूपीआई के माध्यम से पे करते हैं, तो आपने किसी का क्यूआर कोड मांगा एंड अपना आपने उस पर स्कैन किया एंड आपने उसको जो भी सर्टेन अमाउंट भेजना है वो आपने भेज दिया। लेकिन आप देखिएगा इसके बैक एंड पे क्या प्रोसीजर होता है। बैक एंड पे एक बैंक बैठा हुआ है आपका, एक बैंक आपका है, एक मेरा बैंक है। मान लीजिए आपने मुझे पैसा ट्रांसफर किया, मुझे चेक दिया, और वो चेक मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया। आप पीएनबी में आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट एसबीआई में है सपोज। आपने मुझे पीएनबी का चेक दिया, मैंने एसबीआई में उसको डाला, एंड एसबीआई में जब मैंने उसको डाला तो वो अमाउंट 3 दिन बाद 4 दिन बाद मेरे अकाउंट में आ गया। लेकिन आज की डेट में वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है यूपीआई के यूज करके। यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक बीच में एक बैंक है, एंड वो बैंक होता है जो आपके और उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की और आपकी वेरिफिकेशन करता है, एंड ये बताता है कि इन दोनों के अकाउंट्स में एलिजिबिलिटी है। अगर आप मुझे 10,000 रुपए का चेक आपने दिया है या 10,000 आपने ट्रांसफर किया, तो बैंक ये वेरीफाई करेगा कि क्या 10,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं कि नहीं है, आपका ब्लैंक अकाउंट तो नहीं है। एंड जब वो ट्रांसफर करेगा तो जब मेरे अकाउंट्स में ये वेरीफाई करेगा कि नाम और अकाउंट नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड इसके लिए बैंक एक फी चार्ज करता है मीडिएटर होने के नाते। अब बैंकिंग में तो ये हो गया, लेकिन बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर देयर इज नोबडी जो आपको मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व कीजिए, एंटर वेटिंग रूम, सर यू हैव टू स्टे आउट, जो भी आप हैं प्लीज स्टे आउट। रीजन बीइंग कि अभी मीटिंग चल रही है एंड वी आर देयर अराउंड 500 लोग हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वी हैव गॉट सवाल के आंसर, सवाल और जवाब लास्ट में हम लोग लेते हैं, तो यू हैव टू वेट टिल दैट। ओके, थैंक यू। सो तो यहाँ पर जो है माइनर्स, जो है माइनर्स आते हैं, माइनर्स की भूमिका आती है। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स आर द पीपल जो लोग क्या करते हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपके दोनों के एड्रेसेस प्रॉपर हैं, एंड जो व्यक्ति भेज रहा है उस व्यक्ति के पास उतना सर्टेन अमाउंट है, एंड जो जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो वैलिड अकाउंट है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं माइनर। बिटकॉइन के टाइम पे वो माइनर्स आए, एंड वो माइनर्स का काम था जो बैंकिंग का रोल है, जो अकाउंटेंट्स बैंकिंग के अकाउंटेंट रोल निभाते हैं, वो सेम काम शुरू किया माइनर्स ने, जो क्रॉस वेरिफिकेशन करते थे ताकि ट्रांजेक्शन प्रॉपर हो। एंड उसके लिए उनको एक रिवार्ड दिया जाता था, और वो रिवार्ड देता था माइनिंग का सिस्टम। वो रिवार्ड देता, कुछ नए कॉइन जनरेट होते, उनको दे दिए जाते थे। तो एनीवन हु चेक, वेरीफाई, अप्रूव ट्रांजेक्शन ऑन द ब्लॉकचेन इज कॉल्ड एज माइनर। माइनर किसको बोलते हैं? जो ब्लॉकचेन पे होने वाली ट्रांजेक्शन्स को, बिकॉज बैंक वहां पर है नहीं, P2P आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कोई एक चीज है, एक सिस्टम है जो उसको वेरीफाई कर रहा है, एंड वही जो लोग हैं जो बीच में वेरिफिकेशन करते हैं, हालांकि वो मशीन्स होती हैं, तो उनको हम माइनर बोलते हैं। माइनर का मतलब होता है जो माइनिंग कर रहा है। माइनिंग मतलब खदान, खुदाई करता है। जैसे कोयले की माइनिंग होती है, जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है, जैसे और भी बहुत सारी चीजों की माइनिंग होती है, खनिज की माइनिंग होती है। तो इसी टाइप से ये टर्म वहां से यूज हुआ माइनर का, जहां पर ये बीच के लोग जो हैं वो करते थे। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये माइनर्स मशीन्स होती हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आप विजुलाइज कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। तो ये बिटकॉइन बीटीसी माइनर, अगर आप देखेंगे क्रिप्टो माइनर से बीटीसी माइनर्स आप देखेंगे और इनकी इमेजेस पे आप जाके देखेंगे, तो बड़े बड़े ये माइनिंग मशीन्स होती हैं, ये माइनिंग मशीन्स होती हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें क्या होता था, ये शुरू में जिन्होंने मशीन लगाई, वो मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से शुरू में क्या होता था, एक एक यू नो एक क्वेश्चन रेज किया जाता था, एक क्वेरी दी जाती थी, और उस क्वेरी को सॉल्व करना होता था, डिफिकल्टी को सॉल्व करना होता था, एंड जो व्यक्ति जो मशीन उस डिफिकल्टी को सॉल्व करती थी, उसको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन दिए जाते थे। तो अभी शुरुआत में वो डिफिकल्टी का लेवल बहुत सिंपल होता था। मान लीजिए 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो किसी ने हैंड रेज किया,
किसी मशीन ने जिसने इनिशिएट किया उसने आंसर किया और उसको फ्रैक्शन ऑफ वो रिवार्ड्स उसको मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे अभी अगर आप देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे माइनर्स की संख्या बढ़ती चली गई, लोगों को पता चला ये माइनिंग मशीन्स होती हैं। देखिए इस लेवल के बड़े बड़े सेटअप्स लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, और जब इस इतने बड़े बड़े सेटअप लगे तो एक क्वेश्चन है और 50 हाथ खड़े हो गए, एंड अब उसका आंसर कौन देगा, ये सिस्टम को समझाना या उसको समझना उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए डिफिकल्टीज का लेवल बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ा, ये माइनिंग मशीन्स की कैपेसिटी इन लोगों को बढ़ानी पड़ी। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है माइनर्स के तौर पे, सबसे बड़ी दिक्कत थी बिटकॉइन के अंदर कि ये जो माइनर्स थे इनको बड़ा खर्चा करना पड़ता था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। और ये एक अलग से प्रॉब्लम वो होता था कि जैसे मान लीजिए जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि माइनिंग्स में क्या होगा कि अलग अलग लोग हैं, और जो उसको आंसर कर पा रहा है, जो डिफिकल्टीज को सोल्व कर पा रहा है, उसी को रिवॉर्ड मिलता था। नाउ माइनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। तो जो मैंने आपको बताया प्रूफ ऑफ वर्क, ये दिस वाज द इनिशियल माइनिंग का सेटअप। इनिशियल माइनिंग का सेटअप का मतलब कि बड़े बड़े सेटअप लगे। अच्छा, ये जो सेटअप थे जो डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, जो क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए जिसको रिवार्ड मिलना था, जैसे जैसे लोगों को पता चला कि 10 सेंट का चीज जो है 50 का हो गया, $50 का हो गया, तो सेटअप्स की संख्या बढ़ने लगी। आप यकीन मानिएगा कई कई एकड़ पे लगे हुए हैं बिटकॉइन के माइनर्स के सेटअप्स, यानी कई कई एकड़ पे कई कई मंजिला बिल्डिंग है जहां पर माइनिंग होती है, इस टाइप की मशीनें लगी होती हैं। एंड वो तरीका होता था माइनिंग का, वो तरीका कहलाता था प्रूफ ऑफ वर्क। आपने वर्क किया, आपने डिफिकल्टीज को सॉल्व किया, आपने उस क्वेरी को सॉल्व किया जो सिस्टम जनरेट कर रहा है, एंड उसके एवज में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइन मिलता था। बट ये एक चैलेंज बन गया जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया। चैलेंज कैसे बना? क्योंकि दिस वाज नॉट इको फ्रेंडली सिस्टम। कार्बन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज, मशीनों को ठंडा करने के लिए एसी का चलना, और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूरी दुनिया से ऑब्जेक्शन आने लगा। तो ये जो तरीका था प्रूफ ऑफ वर्क वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद यहाँ पर हमें कुछ और सब्स्टिट्यूशन और कुछ चीजें मिले। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेवल के ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये सारा मतलब इस टाइप के सेटअप्स होते थे। और ये सेटअप्स देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये बिटकॉइन के माइनिंग के सेटअप्स, और ये सेटअप जो है कार्बन प्रोडक्शन करेंगे। ये सेटअप को बहुत बड़े बड़े मेगा वाट की बिजली का कनेक्शन चाहिए, इनके लिए बहुत सारे एसी चलेंगे, मशीनें चलेंगी, वो गर्म हवा, ये सब देखिएगा, ये सब माइनिंग सेटअप है, ये सब माइनर्स हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के इस टाइप के सेटअप किए थे। तो ये आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल सा दिखने वाला था, एंड ये बहुत ज्यादा खर्चीला एंड बहुत ही कम इको फ्रेंडली था, यानी इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा खतरा बिटकॉइन माइनिंग से होने लगा। तो अब जैसे ही बोलते हैं ना कि डिस्कवरी जो है दैट इज द मदर ऑफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी, ऐसा बोलते हैं ना कि जब किसी चीज का इजाद होता है तो जरूरत जो होती है उसको इजाद करा देती है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक आया, इथेरियम फर्स्ट ऐसा क्रिप्टो आया जिसने बोला कि हम लोग माइनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम जो वेरिफिकेशंस के लिए जो माइनर्स हमारे होंगे वो प्रूफ ऑफ स्टेक से काम करेंगे,
प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब होता है कि हम उन लोगों को ये डिफिकल्टी सॉल्व करने का मौका देंगे, उनको रिवार्ड देंगे जो लोग पहले से हमारी एसेट्स को स्टेक करके रखेंगे। यानी कुछ एक सर्टेन अमाउंट आप रखेंगे एंड वो अमाउंट आप जितना बड़ा जिसका अमाउंट होगा उसके बेसिस पे उसको हम वो क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए देंगे, और वो क्वेरी जब रिजॉल्व होगी तो फिर आपको उसका रिवार्ड दिया जाएगा। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में ये दिस वाज कॉल्ड इको फ्रेंडली सिस्टम। इको फ्रेंडली मतलब कोई सेटअप नहीं लगा, कोई बिजली का कंजम्पशन, कार्बन का प्रोडक्शन, ये सब चीजें नहीं हुई एंड बहुत स्मूथली काम करना शुरू हो गया। ऑथेंटिसिटी इसलिए भी अच्छी हो गई क्योंकि एक आदमी जिसने लाखों रुपए का स्टेक लगा रखा है वो 10 पैसे के रिवार्ड के लिए उसमें गड़बड़ नहीं करेगा। ही विल बी मोर कंसर्न मोर। हालांकि ये सारी चीजें भी मशीन से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो अलग अलग स्टेकर्स, अलग अलग जो उसमें ऐसे लोग आए जिन्होंने जिसने स्टेक किया वो माइनर बन गया। अब जिसका जितना बड़ा स्टेक उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। पहले इसके पास गई, अगर उसके पास 10 गई हुई है लगातार, सबसे पहले क्वेरी उसके पास जाएंगे और उसकी क्षमता है उसको रिजॉल्व करने की, तो वो मान लीजिए उसके बाद 2 गई, अभी वो पहले में उलझा हुआ है तो ये फिर अगले वाले को, सेकंड वाले को पास हो जाएगी। सेकंड वाला जो मतलब उससे कम स्टेक होल्डिंग में, उसके बाद थर्ड वाले, उससे फोर्थ वाले, उससे फिफ्थ वाले को। एंड चूंकि हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हर सेकंड में हो रही हैं, तो इस टाइप से जो छोटा जो छोटा स्टेक होल्डर है उसके पास भी पैसे कमाने का मौका होता है। बड़ा स्टेक होल्डर बड़ा पैसा बनाएगा, बड़ा माइनिंग को जनरेट करेगा, बड़े कॉइन्स को जनरेट करेगा, बड़े रिवॉर्ड्स को जनरेट करेगा, लेकिन छोटे वाले के पास भी आएगा। तो यहां पर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग जो है सेकंड टेक्नोलॉजी बनी। थर्ड बना प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, कि हमने स्टेक्स की बजाय चंद ऐसे लोगों को हायर किया जो डेफिनेटली जो जिनको अथॉरिटी दी गई कि वो लोग इसको वेरीफाई करेंगे। आज अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना हुआ है। आज हम इथेरियम की बात करें, सॉरी, बाइनेंस जो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बना हुआ है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो प्रूफ ऑफ पीओएस पे बना हुआ है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे बना हुआ है। बिटकॉइन की बात करें प्रूफ ऑफ वर्क पे बना हुआ है। अभी भी जो माइनिंग होंगी 2140 तक, वो सारी की सारी माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क के बेसिस पे होने वाली है, बिकॉज नो अल्टरेशन कैन बी डन। उस पर किसी टाइप का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अभी बाइनेंस जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है, जहां पर 21 ऐसे लोग हैं, ऐसे ऑथराइज लोग हैं जो माइनर के तौर पे बैठे हुए हैं एंड उनको अथॉरिटी है कि वो वेरीफाई करते हैं। जब वो वेरीफाई करते हैं तो मतलब उनको वो रिवार्ड जाता है। तो सेम अगर मैं बात करूं एम कॉइन भी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे बना हुआ है, जहां पर हमारे पास भी करीब करीब 21 ऐसे ऑथराइज्ड नोड्स हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं। तो इस टाइप से ये माइनिंग का प्रोसेस होता है एंड आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी कि आपको ये बात समझ में आई है। तो ये चीजें जो बताई गई हैं वो सारी चीजें इसी में हैं। नाउ माइनर्स, जैसे हमने बताया प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या होता है कि जिसका जितना बड़ा स्टेक होगा उतने बड़े चांसेस उसके पास होते हैं उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के, उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के। एंड जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन को स्टेक होल्डर वेरीफाई करेगा उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं उसके पास रिवॉर्ड आने के। और बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक आदमी ने जितना बड़ा स्टेक लिया उतना बड़ा माइनर हुआ। इथेरियम में ये काम करता है। एंड अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, माइनर with the pre-approved authority can approve the transaction. Ether and Binance is having 21 miners, जैसे मैंने आपको बताया। ये POA होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी होता है। एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटीज के अंदर प्री अप्रूव्ड माइनर्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है किसी भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने की। एंड दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ ब्लॉकचेन टुडे, आज की डेट में। नाउ अब अगर हम बात करें बाइनेंस की ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन, एम कॉइन की ब्लॉकचेन और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। बिटकॉइन को हम बोलते हैं कि मदर करेंसी है, मदर क्रिप्टो करेंसी है। अगर हम बात करें तो दुनिया को रूबरू कराना, क्रिप्टो के साथ दुनिया को रूबरू कराने में जो है वो
बिटकॉइन का बड़ा हाथ रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं कि बिटकॉइन का भी ब्लॉकचेन है, इथेरियम का भी ब्लॉकचेन है, बाइनेंस का भी ब्लॉकचेन है, बीएनबी का ब्लॉकचेन है, नाउ एम कॉइन का भी ब्लॉकचेन है, सोलोना का, और बाकी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन है। एम कॉइन का ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है, या इथेरियम के ब्लॉकचेन या बाकी ब्लॉकचेन उसमें बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है? तो मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि जब बिटकॉइन को इजाद किया गया था, बिटकॉइन एक सब्स्टिट्यूशनल करेंसी, एक वैकल्पिक मुद्रा के तौर पे उसको लाया गया था, एंड इसलिए वो केवल और केवल स्पेसिफिक मुद्रा की, उस करेंसी की ट्रांजेक्शन्स के लिए ही उसको बनाया गया था। एंड बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है, इसका एल्गोरिदम ये है कि जो एक लंबे अगले 100 साल तक भी वो माइनिंग करता रहेंगे, मतलब उसमें जनरेट होता रहेगा, तो उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं किए जा सकते बिटकॉइन के उस पे। बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं किए जा सकते, उसके ऊपर कोई भी अदर एप्लीकेशन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन का नाम बना, बिटकॉइन की अथॉरिटी बनी मार्केट के अंदर, एंड लोगों को लगा कि बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही काबिले तारीफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में पूरी दुनिया का स्वरूप चेंज कर सकती है। तो जो सेकेंड ब्लॉकचेन बना इथेरियम का, सेकेंड कॉइन जो मार्केट के अंदर आए इथेरियम के तौर पे, उनका जो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, बिकॉज तब तक ये इल्म हो गया था लोगों को कि इस टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। आज बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, जबकि बाकी जितनी ब्लॉकचेन्स हैं वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन वहां पे डिप्लॉय हो सकती है, और उस डिप्लॉयड एप्लीकेशन का जो एग्रीमेंट होगा, डिप्लॉयड एप्लीकेशन का जो एग्रीमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। बिटकॉइन एक ऐसी कोठी बनाई गई, एक ऐसी कोठी बनी कि वो एक माला ही बनेगी, उससे ऊपर बना ही नहीं, उससे ऊपर मतलब कुछ इस टाइप से कोठी बनाई कि इसको दोबारा ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, एंड वो एक फैमिली के हिसाब से बना दिया गया। जैसे हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे घर बनाते हैं जिसमें वो इस हिसाब से बनाते हैं किराएदार को भी रखा जा सकता है, एंड बहुत सारे लोग ऐसा घर बनाते हैं केवल अपने पर्सनल यूज के लिए कोठी बनाते हैं, उसमें कोई किराएदार की गुंजाइश नहीं होती है। तो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है, दैट इज द ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन के अलावा किसी दूसरे को एंटरटेन नहीं करेगा। जबकि इथेरियम ने एक टावर खड़ा कर दिया, खुद उसमें रह रहा है, एंड उसको बोलते जितने मर्जी किराएदार एंड उस पे आ सकते हैं। तो वो किराएदार जो हैं, दे आर द टोकन्स, दे आर द अदर एप्लीकेशन जो इथेरियम के उस पे हो रही हैं, जो बाइनेंस के ऊपर हो रही हैं, जो एम कॉइन के ऊपर आएंगे या आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो एक मेजर डिफरेंस यही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन नहीं देता है ब्लॉकचेन, जबकि बाकी सारी जो है वो देती है। नाउ अब अगर हम बात करें टीपीएस की, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, क्यों इंपॉर्टेंट है? आने वाले टाइम में लोगों का पेशेंस का लेवल बहुत कम होता जा रहा है, और लोग जो है ये चाहते हैं कि उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिले, बिकॉज आज की जो जनरेशन है ना, वो पिज्जा बर्गर की जनरेशन है, वो मैगी की जनरेशन है, उनको पकने के लिए टाइम नहीं है, वो बोलते हैं 2 मिनट में रेडी होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहाँ पे गूगल से पूछूं, तो हम आप ही सामने कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि BTC TPS, देखिए बिटकॉइन प्रोसेस रफली 12 से 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड का एवरेज है, किसका? बिटकॉइन का। यानी एक सेकेंड के अंदर 12 से 15 ट्रांजेक्शन कर सकता है। अच्छा, ये इथेरियम का है, सॉरी, बिटकॉइन में करता हूं, बिटकॉइन टीपीएस।
मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर है वाइल बिटकॉइन प्रोसेस। अच्छा देखिए, जब बिटकॉइन बना तो उस टाइम पे 6 से 8 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में कर सकता था बिटकॉइन, रफली 6 to 8 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। लेकिन अगर मैं बात करूं इथेरियम की, तो 12 से 15 ट्रांजेक्शन पर उस पे आ गया। उसके बाद अगर हम बीएनबी की बात करें, बीएनबी की बात करें तो ये ट्रांजेक्शन जो है, इनका ट्रांजेक्शन, बीएनबी का ट्रांजेक्शन जो है, यहां पर अगर मैं गूगल से पूछ रहा हूं तो ये ट्रांजेक्शन आई थिंक सो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन ये 40 से 45 ट्रांजेक्शन का है। और ये 1000, ये आप देखेंगे ना कॉइन डेस्क पे, तो बीएनबी चैन ओपी बीएनबी डेवलपर टारगेट इज 1000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड का ये लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आज की डेट में अगर 40-45 ट्रांजेक्शन का है। इसी टाइप से ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ट्रॉन का ट्रांजेक्शन जो है वो करीब करीब 2000 के राउंड है। एंड अगर हम अपने एम कॉइन की ट्रांजेक्शन की बात करें तो वो 5 लाख प्लस का ट्रांजेक्शन का रेट है, विच इज द हाईएस्ट इन द मार्केट टुडे। और ये क्यों मायने रखता है, क्यों मायने रखता है आपका ट्रांजेक्शन का रेट? एंड क्योंकि आज की डेट में हर एक आदमी चाहता है कि ट्रांजेक्शंस में कोई इंटरप्शन ना हो, ठीक है। तो टीपीएस का मतलब है एक सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक हाईवे है। तो आप गली में आपका जब आप शहर में होते हैं तो लिखा रहता है 30 की स्पीड, कहीं 20 की स्पीड लिखा हुआ है, एंड हाईवे पे 100 की स्पीड का लगा हुआ है। तो आप प्रिफर करते हैं हाईवे पे चलना अगर आपकी अच्छी गाड़ी है। तो सेम तरीके से हाईयर टीपीएस मींस फास्टर सर्विस। तो कोई भी उस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होना पसंद करेगा जो बहुत ही फास्टेस्ट है एंड जिस पे तेजी से काम हो सकता है। तो अगर मैं आज बात करूं तो मैं अगर आज बात करूं तो मीथर का एम क्वाइन का जो नेटवर्क है वो द फास्टेस्ट नेटवर्क है एवर। एंड अभी हमारे जो ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं बैंकिंग के अंदर, कई बार आपने देखा होगा कि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं और आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, फिर दोबारा ट्राई करते हैं, तो दोबारा ट्राई करते हैं तो फिर वो पास हो जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो फिर जो है प्रोसेस हो जाती है। पिछली बार क्यों नहीं हुई थी? पिछली बार इसलिए नहीं हुई थी कि जैसे मान लीजिए वीजा की बात करें, वीजा एक सेकंड के अंदर 24,000 ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है। और अगर आप उस सेकंड के अंदर जब आप कर रहे हैं तो दुनिया भर के बाकी लोग भी वीजा कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और आपका 24,000 एक नंबर का ट्रांजेक्शन है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फेल दिखाएगा, लेकिन दोबारा रिट्राई करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा। इसी टाइप से बिटशेयर जो है 3300 का देता है, एक्सआरपी, गोचैन, पेपाल 193 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। तो इस टाइप से ये ट्रांजेक्शंस का अलग अलग वो है कि आज ट्रांजेक्शन पर सेकेंड मोस्ट डिमांडिंग फैक्टर हो सकता है। अब ये देखिएगा कि आज वीजा अगर 24,000 दे रहा है और हम लोग दे रहे हैं 5,42,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा कद, हमारी स्पीड, हमारी डिमांड। आज वीजा एक बहुत डोमेस्टिक नेम है। अपना कार्ड आप निकाल के देखिएगा, आपके जेब में जो डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी आप बैंकिंग में के अंदर जो भी कार्ड्स को आप यूज करते हैं, वो सारे कार्ड्स या तो वीजा के हैं या मास्टर के हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 24,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करने वाला वीजा एंड 5,57,000 ट्रांजेक्शन, 5,42,000 ट्रांजेक्शन करने वाला एम क्वाइन मीथर का। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा पोटेंशियल हमारी ब्लॉकचेन के पास है। आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एवर प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ ब्लॉकचेन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहां तक जो मैंने आपको समझाया, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि आपके पास ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो फाउंडेशन है। ब्लॉकचेन बहुत ही मैंडेटरी है उन सारी एप्लीकेशंस के लिए जो वेब 3.0 के ऊपर आएंगी। आज मीथर के पास खुद का ब्लॉकचेन है। अलग अलग टाइप के प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड कस्टोरियम ब्लॉकचेन्स, अलग अलग कैटेगरी के ब्लॉकचेन्स होते हैं। इसमें माइनर्स होते हैं जो ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करके रिवार्ड हासिल करने के लिए बैठे होते हैं। एंड हर एक ट्रांजेक्शंस को ऑनलाइन स्टोर करता है। डिसेंट्रलाइज इसका नेचर है। ओपन सोर्स से देखा जा सकता है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है।
मोस्ट सिक्योर है, इसमें अल्टरेशंस नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन आपके पेशेंस के लिए, एंड होपफुली आपने मेरी बात को सुना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपने ऐड की होगी अपनी लाइफ के अंदर, अपने इस कैरियर के अंदर, जो आप आने वाले टाइम में एज अ करियर मीथर के अंदर देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर रहा हूँ, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। जो हमारा सेकेंड वाला जो सेगमेंट है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा मेरे एंड पे जवाब देना। एंड आई थिंक अभिषेक जी आज यहाँ पर होंगे, तो अभिषेक सर आप यहाँ पर हैं क्या? तो मैं आपको पोस्ट बना देता हूँ। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ सर। प्लीज सर, अगर जहां पर आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे तो आओ। अभिषेक जी हैं यहाँ पर अवेलेबल? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मैंने हैंड डाउन कर दी आपके सभी के। आप एक बारी फ्रेश तरीके से आप हैंड रेस कर सकते हैं। आई विल गिविंग चांस टू द मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी लोग यहाँ पर होंगे, कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में हम लोग उनको निपटा पाए। तो सबसे पहले हमारे किशन जी हैं, सीनियर एक्जीक्यूटिव। मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। ओवर टू यू। जी नमस्कार सर। नमस्ते किशन जी। जी सर, आज जो सर आपने सर जो बताया ब्लॉकचेन के बारे में, जी तो सर हमें हमें लग रहा था कि हम कुछ जान रहे हैं, लेकिन आज लग रहा है कि हम 0.001% भी ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जान पा रहे थे, ओके। है ना सर। और बहुत बड़ी नॉलेज दी सर आपने ब्लॉकचेन के बारे में। जी थैंक यू सर जी। मेरा एक सवाल है ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग सर, जी कि सर वर्ल्ड में सर टोटल सर कितने पब्लिक मतलब ब्लॉकचेन है, थोड़ा सा। ब्लॉकचेन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ब्लॉकचेन हैं। कुछ ब्लॉकचेन ऑथराइज्ड हैं, कुछ नहीं है। कुछ लोग अपने अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं, लेकिन अगर आज हम अप्रूव्ड ब्लॉकचेन देखेंगे तो 26 से 27 ब्लॉकचेन हैं सर। 26-27 वर्ल्ड में ऐसी हैं पब्लिक। जो, हाँ, पब्लिक ब्लॉकचेन हैं। 26-27 ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो फेमस ब्लॉकचेन है, जो लाइमलाइट में है। ठीक जी है जी जी जी। जी। दूसरा थैंक सर, एक सेकंड सर, हेलो जी जी सर। मेरा सर सेकंड सवाल है जी कि सर पब्लिक ब्लॉकचेन जो है सर, जी। उसमें सर टोकन, किसी भी टोकन या कॉइन को, या मीम्स कॉइन को सर रन करने के लिए, हाँ हाँ अगर सर भाड़ा में अगर सर लेना पड़े हाँ पब्लिक ब्लॉकचेन को सर, तो हाँ। सर ये एक साल का सर कितना लगभग कॉस्ट पड़ सकता है, या एवरेज एक साल पड़ता का है? कोई डिपेंड करता है कौन सा ब्लॉकचेन है। वैसे अभी अगर जैसे हम अपनी ब्लॉकचेन की बात करें, जी तो अपफ्रंट एक सर्टेन अमाउंट आपको देना होता है। अपफ्रंट सर्टेन अमाउंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप एम कॉइन के ब्लॉकचेन पे अगर आप अपना टोकन लेके आना चाहते हैं, हम जी एक फैसिलिटी देते हैं टोकन लैब की। टोकन लैब जी में मान लो आपका नाम किशन है, तो आप किशन कॉइन के नाम से अपना टोकन ला सकते हैं। उसमें आपको जी इनिशियली 500 एम कॉइन देना होता है। अपने कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। 500 जी कॉइन अगर आप देते हैं तो अपना टोकन आप बना सकते हैं। उसके जी बाद जी उसका कोई एनुअल चार्जेस नहीं होते हैं। जैसे जी मान लीजिए आपने 10 लाख टोकन बना लिए किशन के नाम से, ठीक है। जी जी अब उसमें से कुछ टोकन आपने मुझे दिए। जब जब मैं ये टोकन को आपस में हम लोग जब ट्रांजिट करेंगे, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को, तो उसमें जो जी फीस लगेगी, उसके लिए जी आपको एम कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर जी आपने मान लीजिए आपने 10,000 लोगों की कम्युनिटी बना ली, और वो 10,000 लोग डेली का एक एक दो दो बारी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एम कॉइन की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी टोकन बनाएगा, जैसे मान लीजिए आज आपने इथेरियम के ऊपर टोकन बनाया, जी तो आपको भेजने के लिए इथेरियम रखना पड़ेगा। यानी जी फीस जो लगेगी वो जी इथेरियम की लगेगी। अगर आपने ब्लॉकचेन बना बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर आपने अपना टोकन बनाया है, तो आपको बीएनबी रखना पड़ेगा। जी अगर आपको एम कॉइन के उस पर अपना टोकन बनाया, किशन के नाम जी से आपने टोकन बनाया सपोज, जी और आपने लाखों टोकन बना दिया, अब आपकी कम्युनिटी भी डेवलप हो गई, लाखों लोग आपके पास हैं। अब वो एक दूसरे जी को जब भेज रहे हैं, तो जी जितने लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, जो भेजने वाले के पास गैस जी फीस के लिए, ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए एम कॉइन का होना अनिवार्य रहेगा। जी तो आपको कोई मंथली मतलब एनुअल फीस नहीं देनी होती है, बस गैस फीस के तौर पे आपको रखना होता है एम कॉइन, या जिसका भी आप ब्लॉकचेन यूज करते हैं वो कॉइन आपके पास रखना होता है। जी। थर्ड सवाल सर, एक मिनट सर, छोटा सा है और सर, भी जी, और छोटा भी सा है लोग सर, सर छोटा सा सर, एक सेकंड। जी
जी सर, जैसे सर आपने सर जो बताया है कि 4 तरह का ब्लॉकचेन होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट, हाइब्रिड को, है ना सर, हाँ कॉन्स्टिट्यूट। हाँ तो सर क्या ये चारों ब्लॉकचेन पे क्या हम क्रिप्टो का टोकन को क्या रन कर सकते हैं, या सिर्फ पब्लिक ब्लॉकचेन में? नहीं नहीं नहीं, आपने आपने मान लीजिए आप अपने टोकन का नेचर खुद सुनिश्चित करेंगे। जी आप कहीं पे भी आपने बनाया, आपने मान लो एक और वो बनाया, तो उसका जो नेचर रहेगा वो आप खुद निश्चित करेंगे। अगर आप प्राइवेट पे बना रहे हैं, मान लीजिए प्राइवेट ब्लॉकचेन पे आपने बनाया, तो उसका एक्सेस लिमिटेड होगा। अगर पब्लिक पे बना रहे हैं तो उसका एक्सेस मतलब ओपन होगा। अनलिमिटेड। जी, जी जी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ आशीष कुमार प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर आशीष, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। ओ, अश्वनी, सॉरी, एक बार दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा सर आप प्लीज। सॉरी, मैंने वो अनम्यूट की बजाय आपको। आप अनम्यूट हैं सर, आप प्लीज। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज की जो बीओपी ट्रेनिंग सेशन रहा सर, इस ट्रेनिंग सेशन से ही मैंने टेक्निकल चीजें सीखी हैं, और सीखने के साथ अगर मैं बात करूं तो आज अगर कोई मीथड तो छोड़ो, अदर कॉन्सेप्ट वाला अगर टेक्निकल चीजों पर मुझसे बात करता है तो मैं, अगर उसे, वो मुझसे जीत नहीं सकता, वो मुझे हरा भी नहीं सकता। ये बड़ी माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग होती है जो हफ्ते में 2 बार आती है, और मैं जी जान से इस ट्रेनिंग को लेने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अगर बाय द ऑन द वे हूँ तो एक मैटर अलग है, लेकिन मैं फुली इस मीटिंग को लेने का पूरा सहयोग देता हूँ, और इसी मीटिंग के बदौलत आज मैं अपनी टेक्निकल चीजों को और जो मार्केट के निगेटिव क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को वेरीफाई करता हूँ, और उसी चीज के लिए अपनी टीम को हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे अपना सपोर्ट करता हूँ कि जिस व्यक्ति को भी टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो इसी मीटिंग की वजह है कि आज मेरे पास, अगर कहो तो, एक ब्लॉकचेन का भंडार, क्रिप्टो का भंडार आज अपने पिटारे में मैंने यहीं से सीखा है और यहीं से नोट किया है, तो वही देने की कोशिश करता हूँ। सर थैंक यू। इस मीटिंग में जो व्यक्ति भी इस वीकली वाली मीटिंग को लेगा, तो मैं मानता हूं कि कभी भी अपने फ्यूचर में टेक्निकल चीजों को लेकर, जो ब्लॉकचेन, जो आने वाले समय की जो बहुत सारी कंपनियां अभी बाढ़ की तरह आने वाली हैं, उन चीजों में अपना पैसा खत्म करने से बचा सकते हैं। थैंक यू सर। इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट से कहूंगा कि इस मीटिंग को कभी मिस ना करें, और अपनी टीम के साथ इस मीटिंग को लेने का पूरा सहयोग निभाएं। अगर आपकी टीम इसमें आ गई तो जरूर नहीं है कि आप ही उनके पास जाकर करेंगे, आपकी टीम भी आप ही की तरह वर्क करेगी। थैंक यू सर, बस यही थैंक मेरा यू था। आशीष जी, थैंक यू सो मच। और पिछली बार हम आपको सुनने में मिस कर गए थे, तो अगर आज पॉसिबल है, आप और गबरू जी अगर आज ले सकते हैं, तो आज का हम लोग आपका शाम का बीओपी भी अरेंज कर सकते हैं सर। राइट सर, राइट, कोई प्रॉब्लम आप नहीं मुझे सर। कंफर्म आज करके बताइए। बड़ा इच्छुक है हमारे भी लोगों से रूबरू होने के लिए। जी, तो आप जो हैं जहाँ पे नेटवर्क का अच्छा एरिया हो वहां पर आप बैठिएगा, तो मेरे को बताइएगा जैसे भी। आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए सर से ना। अ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल इनपुट के लिए। नाउ वी हैव गॉट उमेश भाई, मैनेजर साहब, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ उमेश जी। उमेश सर। नमस्कार सर। जी रमेश जी, और सॉरी उमेश जी। हाँ हाँ, आज आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ब्लॉकचेन, हम बोलते हैं कि ईवीएम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, हाँ, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है सर। ये ईवीएम टेक्नोलॉजी, ईवीएम स्टैंड फॉर इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये हाँ टेक्नोलॉजी का प्रकार है। इथेरियम से इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इथेरियम ने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था, तो ईवीएम टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम उसको। हाँ। ठीक है। तो और सर दूसरा ये था कि वो जो 1% जो बोनस आना था फ्यूजन रेफरल वाले को, जी, तो उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। और 2 आईडी ऐसे है कि जी। उसमें जो फ्यूजन आता था वो भी आना बंद हो गया है लास्ट 3 महीने से। फ्यूजन बोनस के बारे में ना मैंने एक फॉरवर्ड किया था, शायद आपके एक दो केसेस सॉल्व भी हुए थे, बट मैं दोबारा इसको एक बारी रेफरनिश करके भेजता हूँ सर आगे। आ, हाँ तो आप अगर हमारे
शर्मा जी अगर आप यहाँ पे हैं, अभिषेक जी, अभिषेक भाई आप इधर हैं क्या? मैं एक एक मिनट सर, आप बने रहिएगा, मैं देखता हूँ, हो सकता है इसका सोल्यूशन। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सर, मैं जस्ट ऑलरेडी रिवर्टिंग बैक। को मैं फिर इस बारे में आपको बताता हूं सर, मैं इस बारे में आपको बताता हूं, बिकॉज इस बारे में मेरा डिस्कशन हुआ था। मैं आपको अपडेट करता हूं उमेश जी, मैं आपको पर्सनली अपडेट करता हूं, अदरवाइज आप मुझे कॉल भी कर लीजिएगा। नाउ वी हैव गॉट, हमारे पास यहाँ पर हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, हमारे पास है मिस्टर उमेश जी, आप म्यूट हो गए, मैं आपको, आप तक मेरी बात पहुंच गई उमेश जी? हाँ यस सर, बोलिए बोलिए। मैं आपको रिवर्ट करता हूं, मैंने हालांकि भेजा था, मैंने अभी कॉल भी किया उनको, फोन इज नॉट पिकिंग अप, तो मैं आपको रिवर्ट करता हूं जैसे भी होगा ना इसके बारे में। ओके। जी, लास्ट 3 मंथ से नहीं आ रहा ना ये, तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों का चैलेंज होगा। हाँ, मेरे मेरे आईडी में 3 लोगों का ऐसा है। मेरे नीचे जो 72 आईडी है उसमें 3 लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है। राइट सर, आई विल रिवर्ट बैक टू यू सर, ठीक है, थैंक यू उमेश जी। नाउ गुड्डू सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, गुड्डू सिंह जी। मिस गुड्डू जी, हमारे टाइम का बड़ा चैलेंज होता है गुड्डू साहब, आप नहीं है तो प्लीज, मैं एक बार फिर सबके हैंड नीचे करूंगा, उसके बाद जो लोग अवेलेबल होंगे वही, और मैं मारूफ भाई को एक बार ट्राई कर लेता हूँ, रामपुर वाले मारूफ डायमंड, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा, मारूफ साहब। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मारूफ जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। सर आज का जो जूम सेशन था और ब्लॉकचेन के बारे में बताया, बहुत शानदार था। थैंक यू जनाब। सर मेरा एक सवाल है विड्रॉल को लेके। जी बताइए। सर जैसे कि सर जिनकी आरडी बाद में लगी हैं, जो हाँ, रेट $1 का आ गया था सर, एक्चुअल में क्या है, उनका रेट $1 चल रहा है और आरडी से जो कट रहा है विड्रॉल वैल्यू वो $3 कट रही है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है सर, आपको वेट करना पड़ेगा। सर आप अगर नया बंदा नहीं कर ले रहे हैं, सकता ना? आप $3 के हिसाब से विड्रॉल ले रहे हैं मान लीजिए, हम्म, हम्म। आप उसको होल्ड करिए। सर नया बंदा नहीं कर सकता ना? जो नया बंदा, मैं तो सर कर नया सकता हूँ बंदा, ना? देखो नया बंदा कोई नहीं होता सर, अगर वो मीथर के अंदर आया है तो उसको सबसे पहले उसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और इफ ही इज सर नॉट ट्रस्टिंग अपॉन द कंपनी, वो $1 पे बेच सकता है सर। सर आप वो ये बात तो है। देखो मारूफ भाई, समझिएगा बात को, ये तो किसी भी चीज में है, मान लीजिए आज मैंने एक प्लॉट लिया, मैंने, आप कहाँ से हैं, आप कौन से एरिया से हैं? सर मैं तोपखाना गेट से हूँ। हाँ जी, रामपुर तोपखाना गेट। हाँ रामपुर से आप है, मान लीजिए मैं रामपुर में एक प्लॉट लिया 100 गज का उधर ना, और फिर उसके बाद पता चला कि 2 महीने बाद उधर तो प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए। जी सर। तो समझो सर, थोड़ा सा ना मतलब कहने के लिए मैं इमोशनल बोल दूंगा सर, देखते हैं कुछ करते हैं, नहीं सर, मैं आप समझिएगा कि मार्केट ना वॉलेटाइल होती है। आज जो लोग कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो सस्टेन करेंगे, अगर उनको लगता है कि वो, अगर वो ट्रस्ट कर सकते हैं तो यही अमाउंट उनको 30 में भी जाने को तैयार हो ये जाएगा। सिस्टम में सर कोई डाउट नहीं है, सिस्टम तो एक नंबर है, तो और थोड़ा ऐसा सा सिस्टम तो आएगा ही नहीं कभी। मारूफ भाई, आप उनको ये समझाइए कि आपने एक प्रॉपर्टी लिया है, ये वॉलेटाइल रहेगा, पर लॉन्ग रन में जो है प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाने हैं, जमीन बहुत कम है, लिमिटेड जमीन है, जमीन के रेट क्यों ऊपर जाएंगे? आज हमारे दादाओं ने जो जमीन कोड़ियों के भाव खरीदी थी, आज उसके रेट है सर, आज भी जो जमीन हम महंगी से महंगी खरीद लेंगे, हमारी अगली जनरेशन में वो भी करोड़ों अरबों रुपए की होनी है, क्योंकि जमीन का रिसोर्स नहीं है, अभी न्यू प्रोडक्शन नहीं है, उतना ही है। तो आप फॉर द टाइम बीइंग, आपके पास थोड़ा सा एक वो है सर, आपको एक विश्वास देना पड़ेगा अपने लोगों को, यू हैव टू बी। सर विश्वास दिया है मैंने, आज तक मेरी टीम में शायद
एक दो चिंता लोगों को मत करो सर, लेके ऐसे मतलब ऐसे ना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, नहीं, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस सर, फुल कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है अगर मेरी आवाज जी नहीं, मैं वैसे एक छोटे भाई के तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि कम ऑन, कोई इतना पैसा नहीं आपने लगाया कि आप बोल रहे हैं कि सर जीवन और मरण का सवाल है। आपने जो पैसा लगाया है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड वेट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो। उस इन्वेस्टमेंट को इट टेक्स टाइम सर, हथेली पे सरसों नहीं उगता है। ठीक ठीक है है सर, मेरे भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव हमारे जो हैं मारूफ भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं अभी। सलविंदर जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा। सलविंदर मारूफ भाई आप, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सलविंदर जी। सर कुलविंदर कुमार बोल रहा हूँ गुरदासपुर पंजाब से। जी सर सलविंदर, मेरा एक सवाल था कि जैसे फ्यूजन बोनस में हमें रेफरल का आना था 1%, वो किसी भी आईडी पे हमें नहीं आ रहा है। सर मैंने और नोट कर दिया है, मैंने नोट कर दिया है। ओके सर। अभी उमेश तो भाई का भी सवाल दूसरा था। सवाल है कि जैसे अभी हमारा विड्रॉल पोलोनिक्स के ऊपर है ना लग रहा है, हाँ क्योंकि वहां पे अभी ऑप्शन ही पोलोनिक्स का ही आ रहा है विड्रॉल करने के लिए। हमने वैलेट एड्रेस डाला है, तो हमने सर, एक अभी अभी अकाउंट अपनी टीम से किसी का विड्रॉल लगाया था, ठीक है। तो वो तो सर सेम डे ही आ गया, लेकिन 2-3 विड्रॉल लगे हुए थे, उनको लगभग 3-4 दिन हो गया, उनका भी विड्रॉल नहीं आया। पॉलिटिक्स पे लगाया उनका। जी जी सर, पोलोनिक्स पे लगाया। ओके, मैंने आज अभिषेक जी को बुलाया था, जिनको इस बारे में बहुत अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ी बहुत तो देखो डिले होता है मामला। दूसरी बात आप कह रहे हो कि ओनली पॉलिनिक्स वहां पर हमने दिया हुआ है, उसका रीजन है कि पॉलिनिक्स एक न्यूली लॉन्च पैड है हमारे लिए। मतलब अभी हमने उस पे मतलब एज ए कंपनी अभी एमकॉइन वहां पे ट्रेड होना शुरू हुआ है, तो अगर हम वहां पर अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कंपनी का भी कि हमारे पास कम्युनिटी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उस बात से एग्री हैं, इस बिल्कुल वजह से और कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। तो इसीलिए हम लोग वहीं पे सभी को इसका जो है एक्सचेंज डॉलर करवा लें, और जिसका भी है ना लग रहा है विड्रॉल, उनको कह रहे हैं कि पोलोनिक्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे ऑप्शन ही अभी पोलोनिक्स का है, आप क्योंकि क्या वहां बोल पे रहे हैं कि ट्रैफिक आएगा तो हमारे। 3-4 दिन से विड्रॉल्स नहीं आए, मतलब 3-4 दिन से प्रोसेस नहीं हुआ। आप एक बार से ना उनके मतलब इन्फो पे या फिर वो जो हमारा शिकायत वाला नंबर है उस पे आप जी जी जी। एक मेल डाल दीजिए। बाकी मैं इसको नोट कर लिया है, मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। यूजर आईडी लिखना चाहे तो सर लिख सकते हैं। जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। BOUNS BO UNS बलजिंदर सिंह के नाम से। BOUNS UNS। हाँ जी BONUS। सर, BOUNS। हाँ वही बोल रहा हूँ, बोनस हो बॉन बॉन्स। बॉन्स बॉन्स। हाँ बॉन्स हो गया, ठीक है, बलजिंदर सिंह के नाम से। ठीक है जी। आप ही कह रहे 3 दिन हो गया ना, बाकी जी जी, 3 दिन हो गए। एक कल लगाया था, वो भी अभी फिलहाल तो अभी वो भी नहीं आया है, वो भी प्रोसेस में है, तो उसको तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से प्रोसेस 24। नहीं हुआ ना, इधर से तो प्रोसेस नहीं हुआ दिखा रहा अभी। सर वहां पे जो हमारा पुराना बैक ऑफिस है, वहां पे पेट्रोल जो प्रोसेस हो गया, वहां पे पेट्रोल सक्सेसफुल हो गया, मतलब वहां पे कट गए हमारे डॉलर जो। ओके ओके ओके, जैसे हमारे एक लीडर ने मेरे को आंसर किया है कि जो $1000 से 1000 M से नीचे के हैं विड्रॉल्स, वो जी जी 24 जी घंटे के अंदर प्रोसेस हो जाएगा सर। सर, वो सारे ही ज्यादा नहीं है, 300 कुछ का है, और एक में भी शायद 150 से 150 पौने 200 के करीब करीब है, हो जाएगा दोनों सर, विड्रॉल। मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सी, थैंक यू। निखिल सैनी साहब, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। निखिल भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आप नो निखिल भाई, बताइए।
सर मेरा एक आप आज की सेशन देख के ब्लॉकचेन पे सवाल था। तो जी आपने से बताया टीपीएस 1,42,539 है, तो सर वो हम दूसरे बंदे को कैसे दिखा सकते हैं ब्लॉकचेन पे सर, सर? वो एक्चुअल में पहले हमारे एक्सप्लोरर पे रिफ्लेक्ट करता था हाँ, कि हमारी स्पीड उतनी है, लेकिन अभी क्या हुआ जब सेल्टिक ने उसको सर्टिफाई किया ना, जी जी सर। तो एक एक्सट्रीम लिमिट को अभी हम लोग वहां पे डिस्प्ले इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सेल्टिक के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो करने से पहले 10 बार उसको, इवन आपके पास है लेकिन आप उसको जब तक अभी हमारे उसमें ट्रैफिक का वो फ्लो नहीं है जहां पर हम अपनी हायर अथॉरिटीज को शो कर पाए, एंड सेल्टिक उसको देने से मना करता है जब तक कि पूरा ना हो जाए। मेरी जी बात समझ में बिल्कुल आई है? बिल्कुल मेरी बिल्कुल बात सर, समझ में आ गया सर आपकी बात। मेरी बात समझ में आई कि जैसे पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ऑडिट नहीं किया हुआ था, तो हमने अपना डाल दिया था कि 2,47,000 जी 47,000 वट जो भी 57,000 इतना हमारा टीपीएस है। लेकिन जब ये ऑडिट के जी अंदर है, तो ऑडिट में हाँ, अभी उस एक्सट्रीम लिमिट को हम प्रूव नहीं कर पाए बिकॉज अभी हमारी इतनी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। अच्छा तो वो कब बोलेगा, पहले 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 साबित करके दिखाओ भाई, ये तो तुम बोल रहे हो ना, पहले साबित करके दिखाओ। जी सर। तो एक बार वहां से ऑडिटेड हो जाएगा, मतलब एक बार हम लोग उसको प्रूव कर पाएंगे, तो फिर हमारी वेबसाइट पे वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा सर। ठीक है, ओके सर। ओके जी, ओके सर, एक छोटा सा क्वेश्चन होता सर। जी सर जैसे अभी $3 का कॉइन का राइट नहीं चल रहा है, लेकिन साइड पे से हमारा $3 का विड्रॉल हो रहा है। हाँ अभी कोई मैंने किसी नई पर्सन की आईडी लगाई थी, अप्रोक्स 6 महीने 7 महीने पहले, $3 का राइट था उस टाइम। अब मैं उसको सब कुछ समझा भी रहा हूँ, लेकिन वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि भाई, जब मैं किसी को, मैं जैसे एग्जांपल फॉर मैं कहीं प्लॉट खरीद रहा हूँ, वो प्लॉट $10,000 का मुझे मिला, आज वो उसका राइट डाउन हो गया, $8,000 का हो गया, तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ। जी तो ऐसे उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैं उसको सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब कॉइन की बात करें तो कॉइन नहीं हो पा रहे हैं। कॉइन अब $3 का वहां से विड्रॉल हो रहा है, लेकिन साइड पे हमारा क्या कहते हैं, एक्सचेंज पे चल रहा है $70, $1 के से भी कम चल रहा है। आप अगर यहाँ पे थे तो मारूफ जी का सवाल तो यही तो था, मैंने जो जवाब दिया है सर, मैं सेम सवाल का सेम जवाब ही दे पाऊंगा अभी फिलहाल जी के लिए। समझिएगा बात को, थोड़ा मार्केट ना वॉलेटाइल है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको ये समझाइए कि सर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, आप देखिए सर, कोई भी धंधा आप कर लो सर, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर रहे हैं तो उसमें तुक्के में आप पैसा बना सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए मतलब बड़ा पैसा आप बना नहीं सकते। अगर आप शॉर्ट टर्म, आप आज आप प्रॉपर्टी खरीद लो, सबसे बेहतरीन माना जाता है रियल एस्टेट। आप एक जी प्लॉट खरीद लो और अगले दिन उसकी रजिस्ट्री लेके डीलर के पास गेड़े मारने शुरू कर दो, घूमना चलना फिरना शुरू कर दो, बेचने के लिए आपको वो अमाउंट मिलेगा नहीं जितने में आपने खरीदा था। जी बिल्कुल थोड़ा सा सर। वेट करना पड़ेगा, आज पूरा मार्केट ही डंप हुआ पड़ा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वी आर नॉट एक्सेप्शनल, हम लोग भी काम कर रहे हैं। मे बी आने वाले टाइम में जो $3 जा रहा है वो मार्केट यहाँ से $3 निकला, मार्केट में $10 का बिक रहा होगा। ओके, एक सर छोटा सा ये क्लियर हो गया, छोटा सा सवाल और था सर। बताइए सर, छोटा सा जी सर जैसे भी हमारी जो लिमिट होती है वो क्या कहते हैं 2x की है, वो विड्रॉल हमने कर ली है। अब हमारे कॉइन जो है वो बाइनेंस पे लिस्ट होके तो अभी हमारे विड्रॉल होंगे। ठीक है। लेकिन अब हमारे जैसे 2x कंप्लीट हो गया और हमारे 2 साल पूरे हो गए, तो सर हम ये नहीं कर सकते जैसे कि हम अपनी एमएसडी बनाकर आईडी हमारी राइजर में फिक्स में लगा दें? आ रहा है सर, उस पे ऑप्शन हो रहा है, ये सजेशन दिया जा चुका है, और मे बी आपको मिलेगा सर, ऐसा उसको यूज करने का मौका आपको मिलेगा। अगर आप ओके उसको सर। नहीं कर सकते तो इट्स वर्किंग ऑन इट। ओके सर, थैंक यू। नाउ किशोर बगहड़े सर, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, किशोर साहब। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली। एक 11 मई को एक पैकेज रिचार्ज किया था $270 का। ठीक है। तो वो अर्थबीट से यम कॉइन से किया था सर, डायरेक्ट। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पैकेज यम कॉइन से किए थे, तो वो हाँ सक्सेसफुली हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में ये लास्ट में क्या हुआ कि 11 मई को एक पैकेज किया था, उसमें मैंने एकलव्य सर को भी दिखाया था, सचिन सर को भी दिखाया था। तो ठीक है। उन्होंने बोला उसमें कि 0.1 कुछ एम कॉइन उसमें कम हुआ है। ठीक है। उसकी वजह से वो एम कॉइन जो है ना, वो सर पैकेज एक्टिव ही नहीं हुआ है सर। तो सर मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सचिन सर को बोलो कि सौरभ सर या एकलव्य सर को फॉरवर्ड करेंगे, उसको स्पेशल कंसिडरेशन में हो सकता है, अदरवाइज इस मामले में तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार आप सौरभ सर को फॉरवर्ड कीजिएगा इस केस को। हाँ, मेरा सर टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली कैसा है अपना पर ट्रांजेक्शन पर सेकंड अपन इतना अपन बता रहे हैं, तो हाँ मतलब ये 11 मई का ट्रांजेक्शन है, तो इतना डिले क्यों हो रहा है ये सॉल्व आउट सर, करने के लिए? सर समझो,
चीजें जो हैं वो ऑटोमेटेड होती हैं, वो मैनुअल नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए आपने कम दिए चल जाएगा। कई बार हम दुकान में जाते हैं, बोला 2550 रुपए का बिल है, तो 50 रुपए कम दिया तो दुकानदार बोल अरे सर कोई बात नहीं, वो मान भी जाता है। जो जहां चीजें ऑटोमेटेड हो जाती है ना, अगर वो एकलव्य जी से या सचिन जी से आपका बात हुआ है और उन्होंने कहा है कि पॉइंट इतना फ्रैक्शन ऑफ कॉइन्स कम रहा है, तो वो फिर मैनुअली पॉसिबल नहीं है। वो ऑटोमेटेड अगर उस क्राइटेरिया पे फिटेड नहीं होता है या फिर उस पे मतलब जो जो पैरामीटर्स उस पे अगर लागू नहीं होता, तो वो एक्सिक्यूट होगा ही नहीं सर। तो फिर सर वो रिटर्न होना चाहिए ना, फिर कॉइन जहां से गए हैं वापस होने चाहिए, अगर एग्जीक्यूट नहीं अभी होता है। टेक्नोलॉजी का बात समझिएगा। अभी आप सुनिए, देखिए, रुकिए, आप जी मैं आपको चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, एम कॉइन का कोई वजूद बहुत बड़ा नहीं है मार्केट के अंदर आज भी, अगर हम बात करें ना। लेकिन हाँ अगर आप बिटकॉइन का वजूद तो जानते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखिए टोटल लॉस्ट बिटकॉइंस। आज एक बिटकॉइन 60-70 लाख रुपए का है। अब ये बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे ना, estimated that about 3.7 million bitcoin have been lost। 37 लाख बिटकॉइन, 37 लाख बिटकॉइन जो है वो मार्केट में ऐसे दिख रहे हैं, दिखे पड़ रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये रहे भैया सामने दिख रहे हैं ब्लॉकचेन पे जाके, लेकिन उनको निकाल नहीं सकते हो बिकॉज वो गलत एड्रेस में से चले गए या फिर उसमें कोई इस टाइप की मिस्टेक हुई है। बात समझो। तो मैं आपको वही सोल्यूशन दे रहा हूँ सर। एक बार आप अगर आप बात करेंगे ना, अभी 37 लाख बिटकॉइन का मतलब समझ रहे हैं, 37 लाख को 60 लाख से आप मल्टीप्लाई कीजिए मोटा मोटा आज। तो आप समझिए उसमें टेक्निकल चीजें हैं, और मैं भी इतना ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा उसके इंटरनल चीजों के बारे में पता है। लेकिन आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर को, एक पूरा केस एकलव्य जी को या सौरभ जी को फॉरवर्ड कीजिए, एंड मे बी इट वुड बी कंसिडर्ड। ठीक है सर, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। मुझे जी ऐसा लगता है कि कंपनी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए अपने मेथड वर्क की तरफ से, ताकि हर किसी को अप्रोचेबल रहे। गुरुजी, हेल्पलाइन नंबर क्या, अभी आज की डेट में आपके पास मेल है तो मेल पे आप लीजिए ना जवाब। मेल सर का ही है मेल किया था मैंने, 11 मई को ही मेल किया था, 12 मई को भी मेल किया रिवर्ट, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं आया सर। इसलिए आपसे आज क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। कोई बात नहीं। आप मुझे चलिए वो यूजर आईडी और बता दीजिए, मैं भी अपने लेवल में फॉलो करता हूँ। रोशनीता 67 है सर। ROS, एक मिनट सर, मैं रिपीट करता हूँ आपको स्पेलिंग। रोसिता, रोशनीता ROSHNEETA 67। ROSHNEETA 67। हाँ 667। आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें 270 का टॉपअप हुआ जो कि नहीं हुआ। हाँ, $270 प्रॉपर एड्रेस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग दिखा रहा है ट्रांजेक्शन। 11 मई का ट्रांजेक्शन है सर, क्योंकि अभी भी अगर अभी प्रेजेंट डेट में एक्टिवेट होता तो बहुत सारा कॉइन का लॉस हो जाएगा ना सर। समझ गया। मैं बोलता हूँ सर, लेकिन आप एक बार फिर मेरे कहने पे आप एक बार किशोर सॉरी अपने सौरभ सर को या फिर एकलव्य सर को फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है ना सर, चलेगा। ठीक है, ठीक है। मैनेजर M चौहान जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, जय हिंद सर। जैन जी, चौहान साहब। सर आपने बहुत इम्पोर्टेंट समय आपने हमको दिया सर, हमारे कुछ सवालात हैं। जी सर प्लीज। सर उसके लिए सर, जो पब्लिक चैन है जी और हाइब्रिड चैन है और फिर एक और प्राइवेट चैन है, पब्लिक चैन और एक प्राइवेट चैन है जी, और एक कंसोर्टियम चैन है। ठीक है। हाँ, इन चारों पब्लिक, जैसे ब्लॉक चैन की अगर हम बात करते हैं तो हाँ हमारा ब्लॉक चैन जो M20 ब्लॉक चैन है किस हाँ, ग्रुप में सर आता है? ये पब्लिक ब्लॉकचेन है सर। इन जनरल भी पब्लिक ब्लॉकचेन होता है। इन जनरल जितने ब्लॉकचेन है वो पब्लिक है, लेकिन अगर एक कंपनी अपने लिए बनाती है कि मेरे एम्प्लॉय के लिए, जैसे ये होता था ना, अगर आप कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर्स का एक्सेस होता था,
कि आप अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे पूरे कंपनी के डेटा से शेयरिंग और वो सब चीज कर पाते थे। तो बहुत सारी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, मान लो टाटा है, रिलायंस है, ये अपने ब्लॉकचेन बना रहे हैं ताकि इनको 1% ये भी शक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बैक एंड पे कुछ और ही मैनिपुलेशन होती हो। तो ये खुद के ब्लॉकचेन बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ब्लॉकचेन, जिसमें बाहर का एक्सेस नहीं होगा। पब्लिक ब्लॉकचेन इज ओपनली फॉर एवरीवन, प्राइवेट इज प्राइवेटली फॉर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड में पब्लिक एंड प्राइवेट का दोनों का एक ब्लेंड होता है। किस तरीके से, जैसे कुछ पोर्शन ऐसा है कि जैसे आप देख पाएंगे एंड कुछ एक्सेस आपको नहीं होगा, कुछ एरिया उसका पब्लिक होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप मीटर की वेबसाइट पे जाइए, कोई भी जा सकता है, कोई भी बंदा जा सकता है, लेकिन अंदर घुसने के लिए आपको मिथेरियन होना पड़ेगा। तो प्राइवेट एंड पब्लिक ब्लॉकचेन का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन में एक पोर्शन तक आप एक्सेस कर पाएंगे, एंड अगर आपको सेकंड पोर्शन में जाना है, मे बी उन्होंने एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर रखा होगा, जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होगा उसके अंदर वो वो जो है उन्हीं को अलाउ करेंगे जो ऑथराइज लोग होंगे। बिल्कुल वहां पे प्राइवेट ब्लॉकचेन बन जाएगा, लेकिन एक एरिया जो है पब्लिक होगा। कंस्टोरियम का जो होगा उसमें अलग अलग सेम नेचर की कंपनीज, मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, वो बोलते हैं यार एक ही ब्लॉकचेन बनाते हैं ताकि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और सारी चीजें हों, एंड वो सारी की सारी कंपनी एक ही ब्लॉकचेन पे आती हैं, जहां पे अलग अलग ग्रुप्स जो है एक ही ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आज हम बात करते हैं, बैंक ने बनाया, तो बैंक ने एक सेंट्रल काइंड ऑफ ब्लॉकचेन बना दिया जो कि कंस्टोरियम है, जो कि जिसमें सारे के सारे बैंक एक ही ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। सर आई होप आपको क्लियर कर पाया हूं सर। जी चौहान जी। कौन साहब, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर, शायद आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। नाउ मुनीबुर रहमान जी, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। रहमान साहब, मुनीबुर रहमान जी। आदाब सर, आदाब। आदाब साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप तो बढ़िया। सर आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, मैंने अपनी पूरी टीम को आज सेशन में लाया था। क्या बात है जी, आज बहुत उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि जो हम MUSD बना रहे थे, अभी एक कॉइन में 1.5 बन रही थी, लेकिन रात मैंने जब बनाई तो एक ही बनी, क्या कुछ कम कर दिया गया इसमें? मैं मुनव्विर रहमान जी, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर कोई यहाँ पर इस बारे में शायद यहाँ पे सौरभ जी होंगे। सौरभ जी, आपको आइडिया है सर इसका? सौरभ भाई जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, अगर आपको आइडिया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इनको सर अपलाइन से संपर्क करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, इनके जो भी सीनियर हैं वो इनके आईडी को चेक कर लेंगे, कुछ टेक्निकल एरर अगर हो सकता है तो कितनी बन रही है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, सर 1.5 ही बन रही है, एक बन रही है? नहीं, मतलब बाकी उस पे, बाकी एक ही आईडी से आपने ट्राई किया सर, और बाकी आईडीज पे भी ऐसे ही हो रहा है? दो आईडी का। सौरभ, ये तो फिर नेचुरली आपने सौरभ रात को कुछ ऐसा ट्राई किया? नहीं, मेरा अभी रात से कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम क्लियरली नहीं बता पा रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि एक कॉइन टाइप करेंगे तो एक MUSD ही बन रहा है सर। हाँ, मैंने परसों भी देखा था, तो परसों भी एक ही बन रहा था, मैंने परसों छोड़ दिया था उसे। अच्छा, पहले 1.5 बन रहा था? जी हाँ, उससे पहले 1.5 बन रहा था। मैं मुनीब सर, मैं इसको अपने उसमें नोट कर लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक साहिर सर का नोट भी आया था कि आज से 1.5 बनेगा, वॉइस नोट आया था उनका। ओके, लेकिन अब बन नहीं रहा है। एक अच्छा, जिनका बन चुका, एक एम कैश से बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी, एम कैश से नहीं सर, हाँ, एम कॉइन से। एक एम कॉइन से पहले 1.5 बनता था? पहले 1.5 बनता था, अब 1 बन रहा है। अब 1 बन रहा है, मैं पता करके बताऊंगा सर आपको। जी सर। अच्छा सर, ये जो पहला हमारा ब्लॉकचेन का जो TPS था तो 2,59,000 था, ठीक है, फिर बढ़ के 5,42,539 हो गया। क्या इसमें और उम्मीद है और भी बढ़ सकता है?
सर ये जो है अभी तक का हाईएस्ट है। एक बारी ऑडिट में हम लोग अपने आप को प्रूव करेंगे तो फिर ये ऑफिशियली आ जाएगा। अगर 5,57,000 45,000 का भी रहेगा तो भी वो अभी तक का हाईएस्ट रहेगा। अभी तक का हाईएस्ट है, वैसे उम्मीद है कि बढ़ सकता है। पॉसिबली यस, बट मैं बहुत श्योर होके नहीं बोल पाऊंगा सर। Sure. जी, धन्यवाद भाई। दोस्तों मैं एक क्लास ले पाऊंगा बिकॉज अभी जो है मेरे को निकलना भी है और मैं आधा घंटा बोल रहा था, ऑलमोस्ट ये 45 मिनट हो चुके हैं, मोर देन 45 मिनट हो चुके हैं, तो हमें जो है इसको क्लोज करना पड़ेगा। फिर मैं आदिल सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एक मौका दे रहा हूँ सर, लास्ट मौका। एंड आई एम रियली सॉरी कि सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो मिस्टर आदिल, आप यू कैन मे प्रोसीड। हेलो, यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा 2 आईडी लगी हुई है $2700 से जी, और उसका फ्यूजन बोनस नहीं आ रहा 1%। आदिल जी आप मीटिंग में थे, मैं तो पहला ही जो उमेश भाई जो थे ना उनको मैंने उसका सॉल्यूशन दिया है सर। मैं एक बार इसका बात करके ना फिर इसका अपडेट करेंगे। ये सभी के साथ चैलेंज है, मे बी वो सिस्टम का इश्यू होगा, तो बहुत जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा सर। नमस्कार सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। सॉरी, आपने पहले भी मुझे कॉल किया था तो मैं अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। जो इनका फ्यूजन बोनस वाला है, तो क्या मेरे को डेट्स कंफर्म हो सकते हैं कि किस डेट्स सर पे इन्होंने आईडी लगाई है? एक हमारे उमेश भाई का भी चैलेंज था, और एक बार बताइएगा सर आप आदिल सर। जी बिल्कुल, अभी मैं आईडी खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उमेश जी अगर यहाँ पर आप हैं, और भी कुछ लोगों के सवाल थे सर इसको लेके ना। अब आपने इस टाइम पे एंट्री मारी जब मैं मीटिंग को क्लोज करने के उसमें था, अब आप एंटर नहीं कर नहीं, मैं एंटर कर गया था, लेकिन मैं वो देख रहा था। एक्चुअली मेरे घर आपका के नाम। बाहर कोई गेस्ट आ गया था, तो मैं उसको रिसीव करने के लिए गया था गेट पे। जी सर। उस टाइम पे आपने कॉल किया। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। 12 जनवरी को लगी सर। हाँ अभी सर, 12 तारीख जनवरी को है, फ्यूजन बोनस एक्टिव मैं था। आपको विनायक तो तिवारी आप अपनी आप लिस्ट आ, भेजिए। आप अपनी आईडी शेयर कर दीजिएगा, मतलब जो भी आपके सीनियर हैं उनको। जी सर, आप किन उसको किन मैंने की कई टीम है, बार। किन की टीम में है सर आप? जी मैं अब्दुल सत्तार सर की टीम में हूँ। हाँ मतलब वही हकीम बादशाह जी वाली टीम होगी ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी तो मैं आप सर आखिरी उनको से। उनको उनको अपनी यूजर नेम जो भी है आपका वो शेयर कर दीजिएगा। एक वो तो विनायक अगर तिवारी आप जी ने मुझे स्पेसिफिक, लिस्ट भेजी है सर, मैंने फॉरवर्ड किया है, इसमें भी मैंने आपको जस्ट अभी फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे, एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं और भी ठीक है सर। जी। अगर किसी को भी ऐसा चैलेंज है लाइक जैसे फ्यूजन बोनस का, लेकिन वो कुछ डेट्स है जिस पे फ्यूजन बोनस रन हुआ था, तो कुछ यूजर ऐसे हैं जिनको नहीं अगर वो फ्यूजन बोनस उनकी आईडीज पे नहीं रिसीव हुआ है, तो वो हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन वो हमें आईडी पता लग जाए तो हम रिक्वेस्ट करके वो जो उनकी उनकी आईडी पे जो भी टेक्निकल एरर है वो हम रिजॉल्व करवा सकते हैं। मुकेश जी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुकेश जी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो सर मैंने आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा है। मुकेश सर। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपके समय के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा इस ट्रेनिंग के माध्यम से। मैंने अपनी लेवल पे ट्राई किया कि आपको मैं बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से समझा पाऊं, एंड आई होप कि मैंने कोशिश जो की वो कुछ हद तक तो मैं सक्षम रहा हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अभी मौका है, अब हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जब इस मीटिंग को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आपके सहयोग के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।